क्लास 12th केमिस्ट्री के एग्जाम को अपने आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक और चैप्टर का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, पेपर के हिसाब से। कौन सा चैप्टर है? जैव अणु। कई मैसेज भी आए हैं कि जैव अणु को रिवाइज करवा दो, तो जैव अणु का जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो मैं अभी रिवीजन करवाने वाला हूं। उससे पहले एक बात और जान लो कि इस बार जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अंदर जैव अणु लेसन जो है वो भी 3 नंबर का है। वो भी कैसे है? लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे 2 डेढ़ नंबर के। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन, इसके चैप्टर के जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं अपने कार्बोहाइड्रेट पार्ट। पहले कार्बोहाइड्रेट सीख लेते हैं। चलिए शुरू करूं। सबसे पहली जो बात आपसे पूछी जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CHCH2OY। मतलब ये कार्बन के क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं। जल जुड़ा हुआ है ना, तो कार्बन के क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं, इसीलिए इनको इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब ये जो इसका सामान्य सूत्र है, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या होगा कि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र है और कुछ हम बात कर रहे हैं कि इस सूत्र के हिसाब से कुछ यौगिक जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट होंगे और कुछ नहीं होंगे। जैसे पहली बात कि कोई उस यौगिक का उदाहरण बताइए जो सूत्र की पालना करता है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब मैं आगे उदाहरण लिख रहा हूं, तो उदाहरण आ जाएगा आपके पास C6H12 और O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये जो है ये क्या है कि ये CX का मान हमने रख दिया 6, Y का मान भी रख दिया 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो C6H12O6 मतलब ये सूत्र की पालना भी कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भैया सूत्र की पालना करता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, सूत्र की पालना करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उस उदाहरण का नाम बताओ। तो ये जो हो जाएगा आपके पास, x का मान रखा मैंने 2 और y का मान भी मैंने रखा 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और O का भी हो जाएगा क्या? O हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, और इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं CH3COOH, तो ये तो एसिटिक अम्ल है। यही वाला फॉर्मूला है। 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन 2 है, देखो 2 है। ठीक है, तो ये एक अम्ल है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है कि भाई सूत्र की पालना नहीं करता लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। सूत्र की पालना नहीं करता लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अपने पास C6H12O5, रैमनोज शर्करा। तो आपके पास सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि उस कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण लिखिए जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की पालना तो नहीं करता लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने पास C6H12O6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 3 तरीके के अपने पास क्वेश्चंस जो है इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सूत्र की पालना करता है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सूत्र की पालना करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक अम्ल सूत्र की पालना नहीं करता लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज शर्करा C6H12O5। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया भाई कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो बात रहेगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि जो है फटाफट रिवीजन करने में बाद में भी काम में आए। चलिए अगली जो बात रहेगी वो रहेगी कि एक आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू शर्करा किसे कहते हैं? घरेलू शर्करा, तो घरेलू शर्करा होती है बच्चों सुक्रोज, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, इसी के साथ एक आपसे पूछा जाता है कि दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? सूत्र लिखो। तो दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज, और इसका सूत्र भी क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, मैं कोई ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, मैं टू द पॉइंट बातें कर रहा हूं। मेरे को 2 बातें यहां पर क्वेश्चन मेरे को सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि भैया घरेलू शर्करा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज, और दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो लैक्टोज। ये लैक्टोज दूध में पाई जाती है, सुक्रोज चीनी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चलो अपने टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या आया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन
कि ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो पहले बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन हो सकता है, जिनका जल अपघटन हो सकता है और जल अपघटन के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन तो हो सकता है और साथ में जल अपघटन के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपको भी ये वीडियो कोई मजे लेने के लिए नहीं देखनी है, याद कर लो यार, बार बार जो है ये बात जो है अपने को दोबारा पढ़नी नहीं है, बस अभी की अभी क्या करनी है, याद करनी है। इसका उदाहरण देख लो, इनके जो उदाहरण हैं वो है आपके पास यही माल्टोज है, ठीक है, सुक्रोज है, ये सारे के सारे कुछ डाइसैकेराइड्स हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां होंगी। ठीक है, और कौन है, लैक्टोज है, तो ये जो है वो आपके पास इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये सारे क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब इनके जल अपघटन के बाद 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी। चलिए भाई, आपको ओलिगोसैकेराइड भी तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से आता है लेकिन फिर भी जो है वो अपने क्या करें कि 1-1.5 की स्पीड करके ना एक बार रिवीजन कर लो, ठीक रहेगा। चलिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा हूं वो आएगा कि अपचायक क्षमता के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण कीजिए। अपचायक क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होगा अपचायक कार्बोहाइड्रेट, अपचायक शर्करा, और एक होंगी अनअपचायक शर्करा। एक अपचायक शर्करा और एक अनअपचायक शर्करा। ठीक है, तो आपको अंतर भी पूछे जा सकते हैं और वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है। तो आपको 2 शब्द याद करने हैं। क्या शब्द याद करने हैं, एक तो याद करना है जी फेहलिंग विलयन। एक तो ये शब्द याद कर लो, अभी कर लो, क्या, फेहलिंग विलयन। और दूसरा क्या याद करो, टॉलेन अभिकर्मक। ठीक है, टॉलेन अभिकर्मक। ठीक है, ये 2 शब्द क्या याद करने हैं, फेहलिंग विलयन, टॉलेन अभिकर्मक। मेरे साथ बोलो, क्या, फेहलिंग विलयन, टॉलेन अभिकर्मक। तो ध्यान रखना, अपचायक शर्करा वो होंगी जो फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देंगी, अपचयन कर देगी, उसको अपने अपचायक शर्करा कहेंगे। और इसका उल्टा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं कर पाएंगी, उन्हें हम अनअपचायक शर्करा कहेंगे। क्लियर होगी बात। अब जो अपचायक शर्करा होती है ना, वो सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड है, इसके उदाहरणों की बात मैं कर रहा हूं, तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड सारे के सारे अपचायक शर्करा के उदाहरण हैं। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की या मैं बात करूं फ्रक्टोज की, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये अपचायक शर्करा के उदाहरण हैं। इसी के साथ वे डाइसैकेराइड जिनका कार्बोनिल समूह मुक्त होता है, ये बात एक बार याद कर लो, थोड़ी देर बाद बता दूंगा। कार्बोनिल समूह जो है वो क्या होता है बच्चों, मुक्त होता है। वे भी अपचायक शर्करा के उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, लेकिन अब इसी के अंदर ये वाला जो पॉइंट, इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि वो डाइसैकेराइड जिसका कार्बोनिल समूह मुक्त नहीं होता, वे अनअपचायक शर्करा के उदाहरण हैं, अर्थात वे फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो कौन सा आएगा, सुक्रोज। क्या आएगा, सुक्रोज। ठीक है, तो अपचायक और अनअपचायक शर्करा का एग्जांपल, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, कैसे लिखोगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन कर देंगी, अपचायक शर्करा नहीं कर पाएंगी, अनअपचायक शर्करा। सारे के सारे मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज अपचायक शर्करा के उदाहरण हैं। डाइसैकेराइड जिनका कार्बोनिल समूह फ्री होता है, मुक्त होता है, वो अपचायक शर्करा के उदाहरण हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज। लेकिन जिनका अपचायक जिन कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकेराइड का कार्बोनिल समूह मुक्त नहीं होता या बंधा हुआ होता है, वो अनअपचायक शर्करा के उदाहरण होते हैं, जैसे सुक्रोज। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या वर्ड याद रहना चाहिए, फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक। क्लियर, तो इस तरीके से ये लो, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट जो है, साफ कर रहा हूं मैं इसको, फिर अपने पास ग्लूकोज की जो है, ग्लूकोज की कुछ अभिक्रियाएं हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो एक जो है, आप ऐसा करें भाई, जिनको बात समझ में आ रही है, जिनको पसंद भी आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों को शेयर कर दो। मैं बड़ा एक सेंसिटिव आदमी हूं। मैं क्या है कि अगर मान लो मेरे को ज्यादा जिन्हें देखते नहीं ना, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती नेक्स्ट वीडियो बनाने की। ज्यादा जिन्हें देख लेते हैं तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर मैं अगली वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूं। ठीक है? तो दूसरे दोस्तों को शेयर किया करो। आपने देख लिया अपने ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में, और मैं शेयर कर दिया करो, ताकि जो है ज्यादा जिन्हें देखेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा और मैं कोशिश भी ज्यादा करूंगा। चलिए, इसके बाद अपने पास बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये जो है वो आपको टॉपिक पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है, अच्छी क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो कैसे, बिल्कुल आसान है, तरीका समझा रहा हूं मैं। पहला जो अभिक्रिया है वो HI के साथ अभिक्रिया है, HI के साथ अभिक्रिया। देखो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना, पहले मैं आपको ग्लूकोज का सूत्र लिखना सिखा देता हूं। ग्लूकोज का सिंपल सूत्र तो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। लेकिन ये बना कैसे होता है? ये इस तरीके से बना होता है, 6 कार्बन है ना, फटाफट 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 और 6 बना लिए। ठीक है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड बना दो, एल्डिहाइड, ये लो, ये एल्डिहाइड बना दिया। इन कार्बन की संख्या भी लिख दो यहां पर, 1 2 नंबरिंग कर दो, 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहले पर एल्डिहाइड बना दो, C डबल बॉन्ड OH कर दो, एल्डिहाइड बन गया। अब क्या करो कि हर कार्बन पर यहां पर H और OH। ठीक है, 3 नंबर कार्बन पर OH इधर होगा, H इधर होगा, बाकी सब कार्बन पर H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, HOH। समझ में आया? देखो HOH है, यहां पर HOH, लेकिन 3 नंबर मत भूल जाना, इधर OH और इधर H, इसमें 3 नंबर उल्टा है। ठीक है, और लास्ट में आएगा CH2OH। ये लो, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्लियर? समझ में आ गया अब आपको? अब मैं इसकी, देखो इसको शॉर्ट कर रहा हूं। कैसे शॉर्ट कर रहा हूं? इस C डबल बॉन्ड OH को चाहे तो मैं इसी को ऐसे भी लिख लूं, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। चलो ऐसे लिखता हूं, C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर क्या है? यहां पर देखो CHOH, HOH, HOH, HOH 4 बार है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं CHOH। कितनी बार है जी? 4 बार है। और लास्ट में क्या आ गया? CH2OH, CH2OH। देखो उसी ग्लूकोज के फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस ग्लूकोज को क्या करूंगा, ये मैंने लिखने का तरीका सिखाया था आपको, आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, साफ कर रहा हूं। अभी देखना मैं क्या करूंगा कि अभिक्रिया भी बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। देखिए क्या होगा कि अगर इस ग्लूकोज को आप HI के साथ गर्म करो, किसके साथ गर्म करो? HI के साथ गर्म करोगे ना, तो इसमें 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना लेना, CH3, CH2, CH2 और CH2 और CH3। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास N-हेक्सेन। किसके साथ गर्म किया? HI के साथ गर्म किया। तो आपके पास पहले तो अभिक्रिया, HI के साथ गर्म करने पर N-हेक्सेन उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपके पास इसको अगर घुमा करके वो कहेगा, तो वो कहेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन उपस्थित होते हैं और वो सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करते हैं तो N-हेक्सेन उत्पाद प्राप्त होता है, जो ये सिद्ध करता है कि ये 6 कार्बन जो है वो किसमें उपस्थित थे? ग्लूकोज में उपस्थित थे, और साथ में सारे सीधी श्रृंखला में है। इसका मतलब ग्लूकोज में भी सारे कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, या कह देगा सिद्ध कीजिए, तो आपको जो है मैंने जो लाइन बताई, लाइन लिखनी है और ये वाली अभिक्रिया लिखनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होता है, ये कैसे कह सकते हो? या सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी? 2 अभिक्रिया लिखनी होगी। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूं, आप देख लें फटाफट इसको। चलिए, इसके लिए जो दूसरी अभिक्रिया है, क्या करना होगा बच्चों कि आपको, ये रहा दूसरा, इसके लिए आपको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। हाइड्रोक्सिल
ये रहा हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है, देखो हाइड्रोक्सिल मतलब OH और एमीन मतलब NH2। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया अपने को ग्लूकोज की करवानी है। चलिए आप ग्लूकोज की अभिक्रिया करवानी, तो ग्लूकोज को लिखो कैसे था, C डबल बॉन्ड OH CHOH, कितनी बार भैया, 4 बार। फिर क्या, CH2OH। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। तो मैं इसको NH2OH ऐसे लिख दूं, ये देखो NH2OH ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप इसके साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा बच्चों कि ये O और ये H2O निकाल देंगे, माइनस हो जाएगा H2O और बन क्या जाएगा कि आपके पास CHOH, कितनी बार, 4 बार। लास्ट में क्या है, CH2OH। अब यहां से O तो निकल गया, इधर से H2 निकल गया, तो डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, N, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। अभिक्रिया तो करानी बहुत आसान है, बस H2O ही तो निकालना है और हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए NH2OH, ठीक है। लेकिन मेन बात आपको याद रखनी है कि ये जो उत्पाद बना है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों ऑक्जिम। क्या नाम है, ऑक्जिम। बस अगर ऑक्जिम का निर्माण होता है तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, अगर ऑक्जिम का निर्माण नहीं होता तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह नहीं है। तो आपको कहा गया कि ऐसी अभिक्रिया लिखिए जो ये सिद्ध करे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो आप कहेंगे जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो ऑक्जिम प्राप्त होता है, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। और ये अभिक्रिया लिख देंगे फुल बटा फुल नंबर, ठीक है। चलिए अब अपने चलते हैं एक और अभिक्रिया। अगर तुम्हें, ये तो एक अभिक्रिया है, अगर तुम्हें कहते हैं ऐसी 2 अभिक्रिया लिखो जो सिद्ध करे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, तो इसके लिए आप क्या करना कि इसके लिए तीसरी एक और अभिक्रिया लिखवा देता हूं मैं। चलिए साफ कर दो इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। चलिए अब अपने क्या कर रहे हैं, इसकी एक और अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं, ये लो। चलिए एक और अभिक्रिया लिखवा रहा हूं जिसके अंदर क्या है कि अभिक्रिया नंबर हो गई 3, HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया। तो करवाओ HCN के साथ कैसे होगी अभिक्रिया, ये मैंने लिखा HCN, ठीक है। अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि CH, यहां पर CHOH कितनी बार, 4 बार। फिर क्या आया, CH2OH। अब यहां पर क्या है, O है ना, तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं O। अगर ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। HCN में H प्लस है और CN माइनस है, तो H प्लस तो O माइनस पर जुड़ जाएगा यहां पर, और जो CN माइनस है वो C प्लस पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा CN। ये लो, प्लस और माइनस जोड़ने वाला फंडा ही पता होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी बात पता होनी आवश्यक नहीं है, ठीक है। बस H O पर जुड़ जाएगा, CN C पर जुड़ जाएगा, ये उत्पाद बन जाएगा। और इस उत्पाद का नाम क्या है, इस उत्पाद का नाम है साइनोहाइड्रिन। ये लो, क्या नाम है, साइनोहाइड्रिन। बस आपको ये नाम याद रखना है। अब आप क्या कहोगे कि ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ करवाने पर उत्पाद साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया लिख देंगे नंबर फुल बटा फुल, ठीक है। चलिए इसके बाद 4th रिएक्शन में और लिख रहा हूं, साफ कर दूं इसको। चलिए देखो चौथी जो अभिक्रिया है, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूरे होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास 4th के बाद 5th अभिक्रिया है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया देखो कैसी होगी। आपने क्या लिखा, C डबल बॉन्ड OH CHOH, कितनी बार, 4 बार। फिर CH2OH, किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हो, ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन जल Br2 और H2O, जो कि क्या है बच्चों, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक है ब्रोमीन जल,
ठीक है। इस ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ये जो एल्डिहाइड समूह है ना, ये इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह कार्बोनिल समूह है, आप याद करो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, बताया हुआ है बेसिक में मैंने पहले। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड समूह है ना, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दो। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कैसे बदलेगा, जब ये COOH बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज लिख दो, CHOH कितनी बार, 4 बार, फिर क्या लिखो CH2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्पाद बनेगा और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब ये अभिक्रिया क्या बताती है, ये अभिक्रिया बताती है, पहले आपने देखो हाइड्रोक्सिल एमीन और साइनोहाइड्रिन की जो अभिक्रिया पढ़ी, वो क्या बताती थी, वो ये बताती थी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। लेकिन भाई कार्बोनिल समूह कौन सा, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो ये बताने के लिए हमने ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाई। अगर ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है और दुर्बल ऑक्सीकारक सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण कर सकता है। ठीक है, तो ये जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर सकता था, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इसका मतलब है यहां पर क्या है, एल्डिहाइड। अगर नहीं हो पाता तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर क्या हो गया, कीटोन है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास ऑक्सीकरण हो गया, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, तो इसका मतलब है कि जो कार्बोनिल समूह है वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अगर पेपर में प्रश्न, इसका पेपर में प्रश्न कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह जो है वो एल्डिहाइड उपस्थित होता है, तब हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाएंगे। अगर कहे कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ये सिद्ध कीजिए, तो आप हाइड्रोक्सिल एमीन या साइनोहाइड्रिन की अभिक्रिया करवा लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये बात भी हो गई कंप्लीट। इसके अलावा अगर आप यहां दुर्बल ऑक्सीकारक है, अगर प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करवा लेते, सुनो, अगर प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करवा लेते तो फिर क्या होता कि फिर जो है वो आपके पास जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करवा लेते, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो यहां भी जो है यहां भी जो है COOH बन जाता और उससे जो बनता, इस अम्ल को हम कहते हैं सैकेरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सैकेरिक अम्ल। अच्छा, कई बार कंपटीशन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जो है वो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाने पर कौन सा अम्ल बनता है, तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर सैकेरिक अम्ल बनता है, जिसमें दोनों ही COOH होते हैं। और इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, क्या पता लगता है, यह पता लगता है कि इसके अंदर एक OH जो है वो प्राथमिक OH उपस्थित होता है। यह बात इस अभिक्रिया से पता लगती है। ठीक है, अभिक्रियाओं में एक लास्ट और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं, कौन सी, जिसका नाम है, हमारे पास साफ कर रहा हूं मैं इसको, चलिए चलिए चलिए। ठीक है, देखो इसकी जो लास्ट अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं वो है किससे, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एक तो अभी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है और जीबी बहुत बन जाते हैं, तो मेरे को ये नहीं समझ में आती, किसी को पता हो तो मुझे बताना कि यार इसको कैसे शॉर्ट किया जाए जीबी को, तो फिर अपलोड करने में बड़ी समस्या आती है। तो अब मैंने अभी वीडियो देखी 22 मिनट की बन गई है, तो खूब जीबी की बन गई होगी। चलिए अब देखो क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से मैं एक अभिक्रिया करवा रहा हूं, गौर करना कि आपके पास ग्लूकोज वही है क्या, कि ये लो C डबल बॉन्ड OH, CHOH कितनी बार है बच्चों, 4 बार, फिर क्या लिखा CH2OH। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या किया, इधर देखो, मैंने ना इस बार ऐसे कर दिया कि यहां पर CHOH एक को अलग कर दिया, बाकी 3 जो है वो एक साथ रखो। ये लो, ये मैंने 3 एक साथ रख लिए, फिर लिख दिया CH2OH। आप बार बार 4 लिख देते थे ना यहाँ पे, इस बार क्या किया, एक बार एक CHOH को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखो बच्चों, ये है C डबल बॉन्ड OCH3, फिर CO और फिर C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। और एसिटिक एनहाइड्राइड की विशेषता पता होनी चाहिए आपको कि ये क्या करता है कि अल्कोहल जो OH हाइड्रोक्सिल समूह है ना, इसका H से अभिक्रिया करता है, यहां पर ये H आ जाता है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH निकल जाता है और ये वाला पार्ट जो है यहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसे जुड़ेगा, इधर देखो, ये मैंने लिखा इस तरीके से CH, यहां पर भी H, और ये तो डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर क्या हो जाएगा CH, और फिर अपने पास आ गया O, और मैंने कहा कि इस O से ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, क्या C डबल बॉन्ड OCH3, तो इससे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है,
अब क्या होगा कि ये तो हो गया, लेकिन ये वाले OH कहेंगे भाई इस OH पे एसिटिक एनहाइड्रेट ने अभिक्रिया कर ली, तो यहां पर भी तो करेगा। जब यहां पर करेगा तो यहां पर 3 अणु करेंगे, ये देखो CH, फिर O और C डबल बॉन्ड O, CH3 कितनी बार आया, 3 बार, फिर CH2, और ये वाला OH कहेगा भैया तुम सारे OH से अभिक्रिया कर ली, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड मेरे से भी तो अभिक्रिया करेगा, और जब इससे अभिक्रिया करेगा तो यहां पर भी ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये जो बना है इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, एस्टर बना है ना, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। अब ये क्या क्या बताएगा, इस अभिक्रिया से क्या क्या पता चलेगा। पहली बात, कितने मोल प्रयुक्त हुए, 5, क्योंकि 5 OH के साथ अभिक्रिया करी है। तो देखें, पहली बात तो क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया से ग्लूकोज की अभिक्रिया से एस्टर बन रहा है। इसका मतलब जो अपने पास ग्लूकोज है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH समूह उपस्थित होते हैं, ये बात इस अभिक्रिया से पता चलती है। और दूसरी बात, इस अभिक्रिया में जो है कितने, संतुलित अभिक्रिया में कितने एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु लेने पड़ रहे हैं, 5। एक एसिटिक एनहाइड्राइड एक OH पर अभिक्रिया कर रहा है, तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड कितने OH पर अभिक्रिया करेगा, 5 पर। तो इसका मतलब है भाई 5 OH समूह उपस्थित है। पहले तो पता लगा OH समूह उपस्थित है, फिर पता लगा कितने OH है, 5 OH है। फिर तीसरी बात इसके अंदर हमें यह पता चल रही है कि भाई जो 5 OH हैं, देखो एक बात है कि भाई एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं जुड़ सकते, वो स्थायी नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज तो स्थायी है, तो इसका मतलब पांचों के पांचों OH जो है वो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH जुड़े होते तो ग्लूकोज स्थायी ना होता, लेकिन ग्लूकोज तो स्थायी है, तो इसका मतलब पांचों के पांचों OH अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो अगर इस अभिक्रिया में हमें क्या क्या पता लगा, OH समूह उपस्थित होता है, 5 OH होते हैं और पांचों के पांचों OH अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। तो इनमें से अगर कोई बात आपसे पूछी जाए तो फिर हम आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ग्लूकोज की सारी अभिक्रिया हो गई हैं कंप्लीट। ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं इसको। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये अपने पास बात आती है ग्लूकोज की भावार्थ संरचना। ग्लूकोज की भावार्थ संरचना कैसे बनानी है ये आप एक बार समझ लें। देखो क्या था, अभी मैंने ग्लूकोज की संरचना बनाई थी, क्या, C डबल बॉन्ड OH CHOH, यहां पर इस तरीके से बनाई थी ना कि यहां पर OH फिर H, फिर यहां पर HOH, ये आ गया पांचवा कार्बन HOH और छठा कार्बन है CH2OH। ये है, ठीक है। इसकी हावार संरचना बनानी है। हावार संरचना जो है चक्रीय संरचना होती है। होता क्या है कि इसका जो पांचवा कार्बन है इसका OH और ये एल्डिहाइड का कार्बन जो है आपस में अभिक्रिया करके इस तरीके से जो है ये H अपने पास हो जाता है, यहां पर ये हो जाता है OH और ये यहां पर जो है वो O इन दोनों के बीच में आ जाता है, इस तरीके से अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, और ये चक्रीय हेमी एसिटेल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। देखो, अगर मैं इसकी हावार चक्रीय संरचना बनाऊं तो चक्रीय संरचना ही हावार संरचना होती है। कैसे बनेगी, ये देखो 6 कार्बन का ये जो है चक्र है, देखो 6 सदस्य हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये चक्र बन गया। अब इस चक्र पर आप क्या करो, यूं लाइन लगा दो, ऐसे लगा दी। अब ये कार्बन है हमारे पास 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब जो 1 नंबर कार्बन है उस पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, HOH, तो आप यहां पर लिख दो HOH। फिर क्या है HOH, तो फिर लिख दो HOH। फिर क्या जुड़ा हुआ है 3 नंबर कार्बन पर OHH, आप या 3 नंबर कार्बन पर है OHH। आपको इधर से इधर चलना है, इधर OH है फिर H है। ठीक है, चौथे कार्बन पर देखो H ऊपर लिखना है, OH नीचे लिखना है। 5वें कार्बन पर यहां पर देखो दो चीजें 5वें कार्बन पर जुड़ी हुई है, एक H और एक CH2OH। तो CH2OH अंदर तो लिखेंगे नहीं, अंदर क्या लिखेंगे H और ऊपर क्या लिख देंगे CH2OH और ये छठा कार्बन हो जाएगा। ये ग्लूकोज की संरचना है, हावार संरचना। ठीक है, इसमें 1 नंबर कार्बन पर H ऊपर है, OH नीचे है, तो इस कार्बन को, इस संरचना को हम इस रूप को क्या कहेंगे, अल्फा रूप कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा नाम हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज, इसका जो है नाम है।
ठीक है, ये अल्फा रूप है। अगर बीटा बनाना है तो बीटा OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, तो ये बीटा D प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट की संरचना हो जाएगी। आहार संरचना आपको बनाने के लिए कह सकता है, अल्फा कहे तो 1 नंबर कार्बन पर H ऊपर OH नीचे, बीटा कहे तो OH ऊपर H नीचे। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है कि एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं। एनोमरी कार्बन किसे कहते हैं? तो एनोमरी कार्बन कौन सा होता है भाई? आप कहेंगे कि ग्लूकोज में वह कार्बन, जो ग्लूकोज की हवा संरचना में उपस्थित वह कार्बन जो सीधे रूप से दो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। एक तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन से सीधे रूप से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी इनमें से कोई कार्बन ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एक तो वह ऑक्सीजन जो ग्लूकोज की हवा संरचना में सीधे रूप से दो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वह कार्बन एनोमरी कार्बन कहलाता है। और ये जो कार्बन होता है वो ग्लूकोज का जो कार्बनिक समूह होता है एल्डिहाइड वाला कार्बन ही होता है। ठीक है, और इसी कार्बन की वजह से इसके समावयवियों का निर्माण होता है। कैसे? कि अगर इसी कार्बन पर अगर H ऊपर करोगे OH नीचे करोगे तो अल्फा, OH ऊपर करोगे H नीचे करोगे तो बीटा, मतलब इसके एनोमर्स समावयवियों का निर्माण जो है इसी कार्बन से हो रहा है, इसीलिए इस कार्बन को हम एनोमरी कार्बन कहते हैं। तो एनोमरी कार्बन की तीन बातें, एक तो ये सीधा दो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, दूसरी बात ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का होता है, तीसरी बात कि जो है ये जो इसी कार्बन की वजह से ग्लूकोज के एनोमर्स का निर्माण होता है, समावयवियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम एनोमरी कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा वीडियो जो है वो काफी लेंथी जा रही है, इसलिए एक बार मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि अपलोड करने में समस्या आएगी। कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करोगे तो जो है मैं आपको क्या करूंगा, इसी को आगे और बढ़ा दूंगा, 1-आधे घंटे की वीडियो और चला दूंगा। ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही। प्लीज इसको शेयर करें, सबको बताएं। ठीक है, ज्यादा बढ़ोगे तो फिर मैं इसको कंटिन्यू और आगे इस चैप्टर को करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय। लेकिन शेयर करोगे तो इसको और आगे ले चलूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।